Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And going up with the theme of understanding and taking up of those key ideas which are very much important as a theme for prelims, mains, and the interview. Again, we will try to learn and to express and to consolidate because there are no shortcuts. That is why we say it's so privileged, it is so respectful, it is so demanding because every day, like sun, we have to slog, but you have to be pleasant at the same time. तो पहला पॉइंट है वन नेशन वन इलेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कमेटी बनी है, आपको पता होना चाहिए कमेटी के रिकमेंडेशन आई, आपको पता होना चाहिए दैट रामनाथ कोविंद जी ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पीपी चौधरी जो चेयरमैन है जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन बिल्स रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन, उन्होंने जो चर्चा की। सो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टू अलाइन पोल्स, दैट इज द वन की वर्ड ओवर हियर। तो कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो पॉइंट वही है कि ये हमारी डेमोक्रेटिक एक इनोवेशन है। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उससे, जैसे जर्मनी में है वेयर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर who bring a no confidence motion against the government to have numbers, against the government to have the numbers to form the government instead. तो यही कीवर्ड है कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसके अंदर आप सरकार गिराते नहीं है, आप सरकार बनाते हैं बेसिकली। सो द कमिटी इज डेलिबरेटिंग, पार्लियामेंट विल डिसाइड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपको पता होना चाहिए 129th अमेंडमेंट बिल है और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 साइमल्टेनियस इलेक्शंस की लोकसभा और असेंबलीज में बात करता है। अगर ये पास किया जाएगा तो बिल विल प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंट नोटिफाइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेट, वो डेट बताएंगे फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। एवरी स्टेट और यूटी असेंबली इलेक्टेड आफ्टर दैट अपॉइंटेड डेट विल हैव इट्स टर्म्स कर्टेल्ड टू अलाइन विद द लोकसभा। इसीलिए फर्स्ट जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं टू बी हेल्ड व्हेन द 5-year टर्म ऑफ द लोकसभा एंड्स। बिल ये भी प्रोवाइड करता है कि elections to be held for the remainder term in case a government falls before 5-year term. अगर पूछा गया what would happen if a Lok Sabha or Assembly election returns to hung verdict or if a union or a state government falls, Constitution does not mention no confidence motion even now. Confidence, जो no confidence motion है, it is not mentioned in the government rules. It is governed by the rule. It is not mentioned in Constitution. It is by the rules. It is the rule 198 of the rules of procedure and conduct of the business in Lok Sabha. Very important for the prelims. So इसीलिए अगर हम कुछ ऐसा प्रोविजन लेके आते हैं जिससे स्टेबिलिटी आए, नए प्रोविजंस भी आप रिकमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। कमेटी डिलिबरेट करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, अगर कुछ इंपेडिमेंट्स होंगे वो एड्रेस किए जाएंगे। फिर उन्होंने बात की, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइक द जर्मन मॉडल। Once you bring a no confidence motion, at the same time you should bring confidence motion also. अब ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन होती है जब लीडर ऑफ द हाउस कैन बी इलेक्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लाइक स्पीकर इज, बहुत रेयर है, लेकिन सिचुएशन इसलिए होगी ही नहीं। और हमारे यहाँ पे ये देखा गया है इलेक्टोरेट डज नॉट सपोर्ट दोज हु ब्रिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो यानी कुछ प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं, कुछ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड आइडियाज हैं, सारे मेंबर डिस्कस करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगा कुछ इनकॉर्पोरेट करने के लिए तो किया जाएगा। एंड गोल वही है, वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी ऑन December 17, 2024. इट वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ हाई लेवल कमिटी चेयर्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अब एंटी डेमोक्रेटिक है क्या, अगेंस्ट फेडरलिज्म है क्या, ये एक डिबेट करने का विषय है। स्टेट वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड साइमल्टेनियसली द वोटर टर्नआउट इज 10-20% मोर, क्या वो डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में है? If there is only 40% vote polling and if the PM or CM is elected with 21% of votes, क्या वो डेमोक्रेसी है? तो अब पोलिंग के 80% से ऊपर ही जाएगी, आप ऐसा भी नहीं कह सकते। तो बिल्स क्या करते हैं, बिल सिर्फ टाइम शेड्यूल को फिक्स करेंगे इलेक्शन के, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टच करने की बात नहीं कर रहे हैं, फेडरलिज्म को टच नहीं कर रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को टच नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 327 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। एंड फेडरलिज्म के केस में एसआर बोमे केस की अगर बात करें, इट हैज रेनफोर्स्ड दैट द फेडरलिज्म इज द बेसिक feature of the constitution, is the basic structure of the constitution, and bills before the committee do not infringe upon this as the power of a union state वो सेम रहती हैं। So for PT you must write down in your notes, जो आप साथ साथ में लिख भी रहे हो, अगर आप लिख नहीं रहे हो सिर्फ सुन रहे हो तो आपका भी डूबना तय है उस तरीके से। वैसे मैं आपकी प्रतिभा और आपके इंटेलिजेंस पर डाउट नहीं करता, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू make sure that we must remain humble, we must write. First 3 elections held simultaneously until 1967.
वो इलेक्शन भी फेडरलिज्म के फेवर में थे। कुछ असेंबली इलेक्शंस जो लोकसभा के साथ हुए थे, तो उसमें फिर आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है। सो टीडीपी हो गया, बीजेडी हो गया, वो जो है इस एंगल को कैसे लेते हैं, रीजनल पावर्स की अगर हम बात करें, सो देयर इज नो बेसिस वी कैन नॉट डील विद सच एन आर्ग्यूमेंट। सो इट डिड नॉट अल्टर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंट इलेक्शन डजंट मीन द गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल, ये मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ। इफ frequent elections are taking place, does that mean the government is more accountable? Parliamentary form of democracy है, executive is accountable 24/7 to the parliament. I want to ask you the ways, आप लिखिए, 5 ways लिखिए, बताइए कैसे how executive is accountable to the parliament. Regional parties की जो बात है, voter are capable of distinguishing and electing different parties in different parlance. He is very intelligent, or she is very intelligent and politically educated. Underestimating them is tantamount to undermining them. So the cost of frequent elections was borne by the education system, particularly government schools. जब टीचर को इलेक्शन ड्यूटी पे भेजा जाता है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। We would be able to save 15,000 crore. It would be a small amount when compared to the benefit to the economy in terms of less disruptions, policy making, investment. And as a part of the committee hearing, all states and UT have been asked to prepare reports on the impact of frequent elections to their economy and society. Indian Bank Association were asked to study the impact of simultaneous elections. Former Chief Justice of India UU Lalit and former Supreme Court and High Court judge, as a part of consultation, they have also given their recommendations and ideas. तो वही बात है कि हमने ये डिस्कशन अभी जो किया, यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में आज से 2 साल पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन फिर भी हमें क्लैरिटी के साथ आगे देखना है और इनके आइडियाज को हमें आंसर में लेके आना है। इंडिया is a mature democracy, a strategic power, do not want to have adverse relationship with countries, even those who are supporting indirectly Pakistan. That is their, prerogative. So Turkey's support to Pakistan, including supplies of drone during Operation Sindoor. इसीलिए इंडिया ने जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस टर्किश एविएशन फर्म सेलेबी के लिए कैंसिल किया. Tourism numbers have also shown very great dip, but India holds the edge in bilateral trade. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है, फ्रूट्स का है, नट्स का है, बट इंडिया वुड नॉट लाइक टू मेक इट अ होस्टेज. दैट इज व्हाई इंडिया वुड नॉट लाइक टू इम्प्रीज अपॉन द रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ. ये एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है. जैसे मार्बल प्रोसेसर्स ने लिखा उदयपुर के, या हिमाचल प्रदेश के एप्पल ग्रोअर्स ने लिखा कि भाई हम चाहते हैं कि बिल्कुल बैन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक्सपोर्ट्स टू टर्की largely driven by engineering exports, micro, small and medium enterprises. उसके बाद import जो है वो आप देख लीजिए, fruits हैं, nuts हैं, and then gold imports भी हैं. So these are the ideas which we have to see in the longer run. And as far as people sentiment is concerned, वो एक अपने आप में अलग फोर्स है. टूरिज्म अपने आप में एक बहुत ही भयानक फोर्स है बहुत जगह के लिए, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन से देखा जाना चाहिए. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई बिलीव इज टेकिंग अप द राइट डायरेक्शन. आप अपने व्यू पॉइंट बताइएगा. Over drug bill in lakhs, invoke compulsory licensing. Persons with rare diseases they are urging in the court. So Kerala resident Shiba PA suffers from spinal muscular atrophy, जो प्रोग्रेसिवली मसल फंक्शंस को खत्म कर देता है. तो उनका कहना है कि जो रेयर डिजीज हैं, अगर उस रेयर डिजीज के लिए कोई दवाई है, जैसे यहाँ पर रिजडी प्लैम है, वो स्विस फार्मा जायंट रोशे बनाता है, लेकिन एक बॉटल जो रिजडी प्लैम की है वो 6 लाख रुपीस कॉस्ट करती है. सो इन ए बिड टू मेक लाइफ इजी, सेवा ने पिटिशन डाला केरला हाई कोर्ट में, अर्जिंग द गवर्नमेंट टू इन्वोक द कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्लॉज अंडर सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, ताकि जिनको रेयर डिजीज है उस केसेस में कम से कम जीवन दान, अभय दान मिल सके. क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट वो पेटेंट होल्डर से अगर राइट्स लेकर उस मेडिकल प्रोडक्ट को अवेलेबल बनाते हैं, तो उससे एक हम कह सकते हैं एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग काम होगा. क्योंकि रिजडी प्लैम टिल 2035 उसके पास पेटेंट है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता. अगर इन जनरल वी आर सेइंग if other companies start manufacturing the drug, the prices are likely to go down. So the patients who are suffering from lifelong therapy, they have been urging the government to invoke the compulsory licensing clause. आपका इस बारे में क्या कहना है?
एज ए फ्यूचर ऑफिसर आप क्या मानते हैं कि इस दिशा में कितना होना चाहिए? और जो व्हाट आई कैन से जुडिशरी का जो रोल है नज करने का सरकार को, वो तो अपनी जगह किया ही जाएगा। देयर आर अदर एग्जांपल्स आल्सो गिवन, जैसे in 2019 Trikafta, a three-drug combination sold by the US-based Vertex, was approved by the US Food and Drug Administration for cystic fibrosis treatment. Importing a 3-month supply cost 70 lakh. An Argentina company manufactures a slightly cheaper version that costs 21 lakh for 3 months. लेकिन कितना चल पाएगा? इंडियंस वहां से खरीद के भेज दें और मेडिसिन को आप तोड़ के ले लो ताकि 6 महीने चल जाए। तो इसीलिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो चीजें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। एंड ओनली ए पावरफुल, डेवलप्ड एंड वेलफेयर बेस्ड नेशन ही देख सकता है, वरना आप इस बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। कई इंडियन कंपनीज है जिन्होंने अनसक्सेसफुली कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया। बीडीआर फार्मास्यूटिकल्स फॉर डेस्टिनिब फॉर ल्यूकेमिया, ली फार्मा फॉर सीताग्लिप्टिन डायबिटीज, एंड एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ट्रेस्टुज़म्बैग फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो पॉइंट ये है कि जो एमएनसीज हैं वो इतना पैसा खर्च करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल होता है, दे डू नॉट वांट द जेनरिक वर्जन टू कम अप। लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपसे कहा 30 लाख, 50 लाख, 10 लाख बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो और चाइना में अगर बात की जाए तो ये जो बॉटल हमने बात की रिजडी प्लाम की 42,000 के आसपास बेची जाती है, बिकॉज it is costing less in China and Pakistan where prices are negotiated with the company. Since that is not happening in India, a simple solution could be to issue a compulsory license to NATCO या किसी को भी आप दें। सो इसीलिए कंपनी को जब 10 से 15 साल लगते हैं, 300 करोड़ से ज़्यादा खर्च करते हैं एक सक्सेसफुल ड्रग को लेके आने में, तो वो भी अपनी जगह ठीक है। और हमें ये देखना होगा इन लॉन्गर रन, आर वी एबल टू ब्रिंग रिलीफ, आर वी एबल टू सेव लाइव्स, बिकॉज दैट इज द होल पॉइंट। सो द क्वेश्चन अराइजेज दैट क्या हम एक ऐसा फैसिलिटेटिंग, क्या हम ऐसा एक इन्वायरमेंटल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं? ये सोचने की बात है। Maoists at their weakest, key leaders killed, top body depleted, and daily surrenders are there. So that is how March 2026 is the deadline for eradicating West-wing left extremism in India. And by soft power and by hard power हमने ऐसा किया। तो you must make a list. रिलैक्स होकर आप बैठिए, आप सॉफ्ट और हार्ड पावर में गूगल करके पॉइंट्स निकालिए कि कैसे, क्या वो एलिमेंट्स हैं, क्या स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हैं, क्या डेवलपमेंटल एलिमेंट्स हैं, क्या पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स हैं, कैसे हमने माओइज्म को कंट्रोल किया, श्रंक किया, और कैसे पीपल सपोर्ट इज गोइंग टू हेल्प अस, स्पेशली इन द जिसको हमने रेड कॉरिडोर का नाम इतने लंबे समय तक लिया। एंड माओइज्म फेलिंग टू गेट एनी सपोर्ट ऑफ द पीपल। अगला स्टेटमेंट, अगला जैसे हमने पहले भी बात की है दीदी की रसोई। अब दीदी की रसोई रूरल होम मेकर्स को बिहार में 4,000 वुमेन वर्कर्स आर देयर हु आर गेटिंग। सो बात वही है कि एक तो पहली बात उनको एक सोशल रिकॉग्निशन, सोशल डिग्निटी मिलेगी। घर के लिए भी खाना बनाना है, लेकिन खाना बना के अगर आपको पैसे मिल रहे हैं और आपको कोई दीदी प्यार से बोल रहा है तो फिर अपने आप में बात बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल बिहार पुलिस हेडक्वार्टर्स इन पटना विच इज कॉल्ड पटेल भवन, वहां पर कैंटीन जो है दीदी की रसोई इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन 2018 बाय द बिहार चीफ मिनिस्टर। उनका प्रोग्राम जीविका के अंडर। टुडे 225 रसोई की दीदीज किचन्स आर ऑपरेटिंग अक्रॉस बिहार इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड पब्लिक ऑफिसेस। More than 4,000 women referred to as didis are employed in these kitchens and they are earning about 10,000 per month. So as lunchtime approaches, customers come to the canteen, पुलिस पर्सनल अदर एम्प्लॉइज गैदर अराउंड इन एल शेप, ये जो बताया है पूरा यहाँ पर। तो वही बात है, वेज थाली है, स्पेशल थाली है, पनीर है, नॉनवेज है। तो द क्वेश्चन अराइजेज, क्या हम इस ऐसे स्ट्रक्चर को पूरे के पूरे भारत में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अलग अलग राज्यों में क्या हम इसको नहीं कर सकते? क्या इसको आपको लगता नहीं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को डिसमेंटल करने के लिए ऐसे कुछ स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे? सो यू हैव टू जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. Think of it as an example in the ethics and also in the paper 2 example of, or paper 1 part 2 example of political science and international relations. Same thing goes for sociology and anthropology. So दीदी की रसोई, बिहार is turning rural homemakers into the independent entrepreneurs. उसमें ईमानदारी भी है, उसमें सच्चाई भी है, उसके बाद जो है
ऑफिसर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो सब आ रहे हैं, उनका वर्ल्ड व्यू चेंज होता है, इंटरेक्शन होता है, एंड वुमेन आर अंडरगोइंग अ वीक लॉन्ग ट्रेनिंग एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर, जहाँ पर बेसिक हॉस्पिटलिटी, हाइजीन और कस्टमर सर्विस वो सीखते हैं। ये अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है और अपने आप में एक एम्पावरिंग स्टेप है। एंड बिहार बीइंग अ स्टेट ऑफ स्मार्ट पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल एंड अमेजिंग रेजिलियंस है उनके पास, हमें उनको इस बात के लिए टेक्सटाइल्स व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। वियतनाम कैसे एक स्मार्ट डेस्टिनेशन उभरा, इंडिया थोड़ा पीछे रहा, क्यों? अगर मैं पीएलआई स्कीम की बात करूं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंडिया का एक डीप रूटेड टेक्सटाइल ट्रेडिशन है, मैंने माना 45 मिलियन पीपल, 2.3% टू द ओवरऑल जीडीपी, लेकिन ग्लोबल ट्रेड में जो है वो आपका 5% से भी कम है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और इसमें पता लगता है कि इंडिया का शेयर जो ग्लोबल ट्रेड में है, मतलब वैसे तो अगर मैं इट शेयर इन ग्लोबल ट्रेड रिमेन्स लो एट 4.2, और अप्रैल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वो 3% है। तो डिस्टर्बिंग ट्रेंड है हमारे लिए। क्यों डिस्टर्बिंग ट्रेंड है? बिकॉज हमारी नसों में, हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में से हम टेक्सटाइल जाइंट हैं। तो इंडिया अगर 40 बिलियन फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, we must try to get organized and try to get consolidated. Over 80% of India's April units are MSME, micro, small and medium enterprises. वो भेज रहे हैं रिलायंस को, वो भेज रहे हैं अरविंद को, वो भेज रहे हैं आपके मॉन्टे कार्लो को, वो भेज रहे हैं आपके बड़े बड़े उसको। लेकिन चाइना और वियतनाम में क्या है? लार्ज, दे हैव बिल्ड लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्रीज, दे हैव इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम। सेम चीज बांग्लादेश भी कर रहा है, बट हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? 4 कारण सोचिए। द लार्ज स्केल इज हेल्पिंग देम टू गेट ग्लोबल बायर्स, वॉल्यूम बढ़ती है, कॉस्ट जो है पर यूनिट कम आती है, डिलीवरी टाइम कम हो जाता है, और मास फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होती है। इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है, लेकिन इंडिया के पास जो है ये चीज नहीं है। अ वर्कर कैन बी ट्रेन टू ऑपरेट ए सीइंग मशीन इन जस्ट 60 days, लेकिन क्या उसके आगे क्या होगा? उसके आगे जो ट्रेन पर्सन है, क्या वो एक डिग्निफाइड और एक इंसेंटिव बेस्ड लाइफ जी पाएगा? तो द मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल जब हम इसकी बात करते हैं, जैसे शाही एक्सपोर्ट्स। शाही एक्सपोर्ट्स इज अ वेरी फेमस नेम। 1974 15 वुमेन टीम थी शुरू में, बट टुडे इट इज इंडिया लार्जेस्ट अप्रैल एक्सपोर्टर, ऑपरेटिंग ओवर 50 फैक्ट्रीज, 3 processing mills across 8 states, employing 1 lakh workers and 70% of them are women. With over $1 billion in annual revenue, Shahi export is well known as Sarla's garment miracle. तो स्केल भी आया, 50 साल लगे, प्रोफेशनल ऑपरेशन आए, वर्टिकल इंटीग्रेशन में लगाया, और बिल्डिंग एन इंटरप्राइज जो प्रॉफिट लोगों में इन्वेस्ट करती है। दैट्स व्हाट वी वांट टू से। एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, लेकिन अगर हमें इस सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज करना है, 10 मोर शाही टाइप्स इंटरप्राइजेस हमें 10 साल में करने हैं, तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिसीज लेके आनी है। कैपिटल एंड क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड कैपिटल सब्सिडी मिलनी चाहिए। उसके बाद टारगेटेड एक अप्रोच के साथ इंटरप्राइजेस मस्ट बी मीटिंग ए मिनिमम थ्रेशोल्ड से 1000 मशीन्स, जैसे अभी पीएलआई 2.0 बात करती है, वायबिलिटी होनी चाहिए। 5 to 7 years tax holiday for units allowing investments to mature and become globally competitive. India's cost of capital remains high, वो कम होना चाहिए। चाइना का 4.5% है, इंडिया का 9% है। India's 52 central labor laws have created rigidities. They are discouraging formal hiring and scale. उसमें flexibility होनी चाहिए। Overtime payments जो है mandated at 2 times the hourly wage होना चाहिए compared to the ILO standard of 1.25 times. तो कॉस्ट प्रेशर्स नहीं आने चाहिए। लेबर अकाउंट्स फॉर अराउंड 30% ऑफ द गारमेंट प्रोडक्शन कॉस्ट। सो इसलिए MNRGA फंड्स को भी आप उनके साथ लिंक कर सकते हैं।
लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को मोर प्रोडक्टिव बनाना होगा। स्कीम्स लाइक समर्थ, दे मस्ट बी स्केल्ड अप। शॉर्ट साइकिल, डिमांड लिंक स्किलिंग, और उसके बाद पीएम मित्रा पार्क जिसकी हमने बात की है पहले भी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लेबर कॉस्ट आर लोअर, वर्कर माइग्रेशन टू साउदर्न गारमेंट हब इज वेरी हाई, सो इससे ये होगा। एंड इंडिया मस्ट रीथिंक इट्स इंसेंटिव आर्किटेक्चर। what the garment sector needs in export linked incentive rather than just production linked incentive, दोनों incentive को हमें push करना होगा। Then we can say all these ideas which we have discussed, they will not be theoretical, they will become practical. India's wind sector very very important, again एक और very बहुत ही important thing, इंडिया का जो विंड सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको इनोवेशन और स्केल से हमें बचाना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी में हम सोलर की बात करते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि विंड एनर्जी, विंड फार्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल बेस्ड इलेक्ट्रिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2030 अगर हमें चाहिए तो उसमें से 100 गीगावाट विंड से आएगा। ट्रू चैलेंज इज नॉट जस्ट स्केलिंग, हमें उसको सिक्योर करना है, इंस्टॉल करना है और मैन्युफैक्चर करना है। कैसे होगा? सो यू कैन से ऑल ऑपरेशनल विंड टर्बाइन डेटा वो इंडियन टेरिटरी में स्टोर होना चाहिए। फॉरेन एंटिटी रिमोट एक्सेस नहीं होना चाहिए। वो एक्सटर्नल साइबर जो हमारे थ्रेट्स हैं उससे कम हो जाएंगे। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स दे आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश R&D फैसिलिटीज इन इंडिया ओनली। नीति आयोग का 2024 का रोड मैप भी यही है। इससे जॉब क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट होगा। विंड टर्बाइन टेक्नोलॉजी डिजाइन फॉर इंडिया ग्रिड क्लाइमेट और जो चैलेंजेस है वो फेस हो पाएंगे। इंडिया मस्ट बिकम द एपिसेंटर फॉर विंड टर्बाइन। तमिलनाडु is having a great potential. Greater need to build capacity for enforcement without concrete monitoring mechanism. उसके बाद इंडिया स्पेसिफिक डिजाइन अडेप्शन होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर एक्सट्रीम ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं। टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा जा सकता है, सैलाइन कोस्टल एयर है, मानसून डिल्यूज हैं, इरेटिक ग्रिड वोल्टेजेस हैं, एंड देयर इज नो मैंडेट फॉर एन इन कंट्री प्रोटोटाइप टेस्टिंग और क्लाइमेट रेजिलियंस वैलिडेशन। जैसा कि आप कहें कि पूरे भारत के लिए कोई एक ऐसा स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। So India has got a very different kind of climate and location and geography, उसके हिसाब से होना चाहिए। And then there must be embedded systems. Today power converters used in wind turbines and solar inverters in solar projects are effectively solar defined assets, हम मानते हैं ये। They depend upon software systems, firmware में भी compromised, बाहर से हो सकता है कोई और हमें उस चीज को compromise कर दे, उसको मिस माल फंक्शनिंग कर दे, वो हम कैसे बचा पाएंगे? तो मैंडेटरी ऑडिट होनी चाहिए सॉफ्टवेयर स्टैक्स की, हार्डवेयर बैकडोर्स की, स्पेशली जब इंडिया के जुरिस्डिक्शन से जो बाहर है। वेंडर्स एंड ओईएम मस्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेशन एंड क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन अथॉरिटीज एंड एडेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशंस। सो दीज आर वेरी वेरी गुड एग्जांपल्स जो हमें अप्लाई करने चाहिए। और एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का है, टेम्परेचर थ्रेशोल्ड्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड टेक्नोलॉजी, विंड एनर्जी के जो सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। सो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल। जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं ऑल इंडिया लेवल के, और जो एथिक्स का पेपर है, और एसए के अंदर भी आप इन आइडियाज को लेके आ सकते हैं, क्योंकि जगजीत सरन द पार्टर एट डालबर एडवाइजर्स, ही इज पुटिंग अप वेरी वंडरफुल आइडियाज। बट देन उससे भी मुश्किल काम है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए उनको अप्लाई करना। आई थिंक सोच पाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन कर पाना उससे भी मुश्किल काम है। लोकसभा ब्लिप इज पास्ट, बीजेपी इज बैक इन बिजनेस। दैट मीन्स लास्ट साल बीजेपी ने 3 स्टेट पोल जीते थे, नेशनल नैरेटिव को रिक्लेम किया, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया, तो वो बात हम जानते भी हैं। तो विनिंग नैरेटिव वॉर, जो वॉर हुआ उसके नैरेटिव को भी जीता है, तो वही बात है, स्टेपिंग अप नेक्सल फाइट। तो ऑपोजिशन के लिए बहुत तगड़ा चैलेंज है। Familiar problems linger, global uncertainties, they are complicating the picture. So very important for general studies paper 3. Economics optional के लिए भी अगर मैं बोलूं, so GDP growth projection for the select economies is going down because there are continuing concerns according to the World Bank. India's biggest supply side problem is the capital expenditure, especially by private sector. बहुत important है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो goods and service tax, which was introduced in 2017, unified the country's market. And while the insolvency code in 2016 offered banks a chance to resuscitate the bankrupt companies. So ये बहुत अच्छे steps रहे हैं। Center has continued to move on with the heavy lifting. Private sector must come up. Companies operating profit have surged since the corporate tax cut, लेकिन capex जो है barely बढ़ा है, वो बढ़ना चाहिए। Companies are scaling down their salary outlays, something that policymakers are concerned about. So analysts are flagging that
growth in compensation, including hiring, has trailed growth in in profitability. और लिमिट्स भी हैं इंटरवेंशन की. आरबीआई हैज कट लेंडिंग रेट्स 4 टाइम्स, जैसा मैं बोलेंगे, अभी हमने बात भी की थी. एंड द प्रॉब्लम इज दैट विद द फ्रंट लोडिंग ऑफ दिस कट, पॉसिबल मॉनेटरी पॉलिसी पॉज इज राउंड द कॉर्नर. उसके नीचे नहीं जाया जाएगा. गवर्नमेंट टू हैज बट एक्सपेंडेड द एम्युनिशन, और उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कट भी कर दिए, इनकम टैक्स कट भी कर दिए, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो इसीलिए हम कह सकते हैं रिफॉर्म्स को लेके आना होगा, रिफॉर्म्स को स्ट्रीमलाइंड और डिसिप्लिन तरीके से पुट अप करना होगा. फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक, द लास्ट माइल ऑफ डिसइन्फ्लेशन दैट वाज टर्निंग आउट टू बी ऑर्डर्स इज परहैप्स बिहाइंड द कंट्री. अब ऐसा नहीं होगा. अगर आगे देखते हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत स्मार्ट है, इंटैक्ट है. आप कुछ मोटी चीजें भी इसमें सोच सकते हैं, जैसे आयुष्मान भारत, माओइज्म का खत्म होना, साथ साथ में इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को ज्यादा कंट्रोल करना, वेदर इट इज नॉर्थ ईस्ट, और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश को भी आप देख सकते हैं. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टू कनेक्ट 25,000 विलेजेस विद ऑल वेदर रोड्स बाय 28-29, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 2 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाना. ये जो कुछ चीजें हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, एंड डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे डीजीसीएस, ये कुछ पॉइंट्स हमारे लिए पूरा मेंस का एक थीम रेडी कर देते हैं. मॉन्टेक सिंह आलूवालिया साहब का कहना है कि कैसे हमें फ्यूचर को देखना होगा. चाइना सोल इंपोर्ट नहीं रहना चाहिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, और हमें जो है टैरिफ से निगोशिएट करना होगा. टैरिफ्स को हमें पॉजिटिवली देखकर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाना होगा. वियतनाम, मलेशिया, इनको हमें देखना होगा कि हाउ दे हैव बीन सक्सेसफुल. प्रेसिडेंट ट्रम्प सेइंग दैट ही वांट्स एप्पल टू प्रोड्यूस ऑल आईफोन्स इन अमेरिका, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे बढ़े. तो ये सारी चीजें हमें देखनी है. इन सारी चीजों के लिए ही जो प्रोटेक्शनिज्म को बहुत ज्यादा ना बढ़ाते हुए एंड चाइना के साथ हमें केयरफुली ट्रेड करना होगा. ये सारे एलिमेंट्स हमें आगे लेके जाएंगे, ये सारे एलिमेंट्स हमें सक्सेस की तरफ ले जाएंगे. बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन पॉलिसी एक एग्जाम्पल है. तो सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे जो है ईस्टर्न बायोफ्यूल इंडिया लिमिटेड, मुजफ्फरपुर बायोफ्यूल लिमिटेड, चंद्रिका पावर लिमिटेड जो एग्जाम्पल्स हैं, तो ये की सेंटर बना है बायोफ्यूल लिवरेजिंग के लिए. तो क्या चाहिए, क्या चाहिए? कैपिटल सब्सिडी चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी चाहिए, इंटरेस्ट सबवेंशन इंसेंटिव, ये सारे के सारे फाइनेंशियल और जो स्ट्रेटेजिक इनपुट है, ये हेल्प करते हैं. स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी भी दी जा रही है 20,000 रुपए पर एम्प्लॉय, और 100% लैंड कन्वर्जन फी जो है वो भी एग्जाम्पशन है. सो दिस इज हाउ BIADA, this is making a very much difference. Bihar, the future ethanol hub of the country. ये वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी, और आप इसको पॉजिटिवली पुट अप कर सकते हैं. 25% ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड टू OMCs एंड प्राइवेट सप्लाई फॉर 30 years at ₹75,000 per acre per year in selected industrial for CBG. वही जैसा मैंने आपसे कहा कि compressed biogas units are very very important. A new poverty line is in. तो इसीलिए जैसा हमने पहले कहा, पहले की बातें बदल चुकी हैं. पॉवर्टी लाइन क्या है? मिनिमम स्पेंडिंग लेवल needed for basic nutrition, clothing and sheltering. Deciding this level globally is tricky. PPP के बेस के अगर आप करते हैं तो it helps a dollar buy the same goods and services in all countries. So first global poverty $1 a day 1985 में था, लेकिन इन्फ्लेशन ट्रेंड्स वेरी करते हैं, इसलिए इसको अपडेट करने की बात की गई. तो वर्ल्ड बैंक ने भी बात की, और अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी की इंडिया से बात की गई है कि वो 5% से भी कम रह गई है. तो इंडिया का पॉवर्टी रेट बिल्कुल चेंज हुआ है. पॉवर्टी रेट्स वर 16.2%, 27.1%, एंड नई लाइन की अगर हम बात करें तो इट इज वेरी मच डाउन. ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है. ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से आप इसमें से कुछ 1-2 फैक्ट्स ले सकते हैं, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी के हिसाब से भी आप फैक्ट्स को ले सकते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू राइट इन द GS एंड मेंस पेपर. मीट इंडिया फर्स्ट जीन एडिटेड शीप बॉर्न इन श्रीनगर लैब. इसका नाम आपको पता होना चाहिए, एंड ये एक हेल्दी शीप है. So Professor Riaz Ahmed Shah and his team at Embryo Biotechnology Lab of Sher-e-Kashmir University Agriculture Sciences and Technology, the first birth of a Kashmiri merino, India's first gene edited sheep. Very important. It's very important in that perspective. That is why it is going to help. अगर ऐसा हम कहें इसको, अगर कमर्शलाइजेशन हो, इंसेंटिवाइजेशन हो, आप इसको एनिमल हस्बेंड्री से जोड़े, आप बॉटलनेक्स को तोड़े, तो फायदा होगा. New GDP, new base year for GDP CPI triple IP from 2026, survey from January. So Ministry of Statistics and Program Implementation is undertaking this exercise, and MOSPI Secretary Saurabh Gov sir ने ऐसा कहा. And at what stage is Statistics Ministry
इन ऑन रिवीजन की जब बात कर रहे हैं तो वही बात है कि जीडीपी न्यू सीरीज लॉन्च होगी, आपको देखना है कि बेस ईयर क्या रखा जाएगा और उसके बाद इंडेक्सेशन कैसे होगा। एनएसएसओ हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की भी उन्होंने बात की। तो पीटी के अंदर क्वेश्चन आता है, पीटी के अंदर पूछा जाता है कि सर्वे का बेस ईयर, सर्वे कौन कर रहा है, सर्वे क्या कर रहा है, ये सारे एस्पेक्ट हमें देखने होंगे बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मंथली बुलेटिन है लेबर फोर्स इंडिकेटर्स के लिए जो 2017 के बाद अब चेंज में आता है। Maharashtra, Karnataka account for 51% of FDI in financial year 2025. A very important infographic chart. Do have a look at it. Write down these points. So Tamil Nadu, Haryana, Gujarat, Delhi, Karnataka. These are very very important key points apart from Telangana, and you have to see and write it. A late bloomer, India has to sprint ahead. अब sought after resources की अगर मैं बात करूं, लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नायोबियम एंड कोबाल्ट। सो आप एनुअल प्रोडक्शन देखिए लिथियम का और इंपोर्ट देखिए, निकल का देखिए और इंपोर्ट देखिए, नियोबियम का देखिए और कोबाल्ट का भी देखिए। तो फर्स्ट टू मतलब हमें समझना होगा कि क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी हमारी अभी काम नहीं दे रही है। मेंस के अंदर बिल्कुल आंसर आएगा, चैलेंजेस पूछे जाएंगे, आपको उन चैलेंजेस को बताना होगा। कैसे क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स हैं हमारे यहाँ, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, लेकिन वो अभी तक पब्लिक सेक्टर आउटले होने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं दे पाया है। कोल इंडिया, एनटीपीसी, उन्होंने ओवरसीज वेंचर की बात की है, अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन एंड अफ्रीकन कंट्रीज के साथ टाइप करने की बात की है, बट द पॉलिसी इनिशिएटिव्स आर कमिंग अप टू लेट। एशियन पीयर्स हैव मूव्ड फास्टर अहेड। So currently India remains 100% import dependent on most critical minerals, lithium, nickel, cobalt, germanium, import of copper, a very key input for high tech industry. It has also skyrocketed 10 times in a decade, वो भी हम dependent हैं। So that is why industry remains cautious about making large scale investment due to uncertainties, resource viability and infrastructure and regulatory clarity। लेकिन हमें करना होगा, हमें डिटेल्ड रिसोर्स डेटा क्रिएट करना होगा, हमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज मिनरल एक्सप्लोरेशन, जिसमें 4 कैटेगरीज हैं, G4 रेकनेसा, G3 प्रोस्पेक्टिंग, G2 जनरल एक्सप्लोरेशन, G1 डिटेल एक्सप्लोरेशन। ये स्टेजेस हमें सारी की सारी पार करके हमें एक आर्टिकुलेट और कॉन्फिडेंट तरीके से कंट्रीज के साथ नेगोशिएट करना होगा। हमें खुद भी एक्सप्लोरेशन और माइनिंग की तरफ बढ़ना होगा, जियोपॉलिटिकल रिस्क के बावजूद भी हमें आगे बढ़ना होगा, नहीं तो हम बहुत सारे हमारे सपने, हमारे ड्रीम, हमारी पाइपलाइंस टूट जाएगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो 368 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स लिए हैं क्रिटिकल मिनरल्स के, उनको भी वायबल बनाना होगा। सो पॉलिसी और पुश करना है। एंड चाइना इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस। चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैव फोर्स्ड द इंपोर्टिंग कंट्रीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज, इसीलिए इंडिया के लिए भी सप्लाईज और ज्यादा मुश्किल हो गई। सो इंडिया मस्ट लुक टू अफ्रीका, इंडिया मस्ट लुक टू लैटिन अमेरिका। राजीव Maitra, partner Deloitte India, he says that India's heavy import dependence makes it vulnerable not only to trade disruptions but also to price shocks and supply bottlenecks. Again, FDI through government route back in वो ये चलने लगा है, so very important and a very good sign. FDI for acquisition of existing shares, और उसके साथ साथ when there is a liquidity flow, defense sector के अंदर FDI beyond 74% have to come through government route. In air service, FDI more than 49% needs prior government approval. In private banking, FDI beyond 49% and up to 74% have to be vetted by both government and RBI. In pharma, FDI beyond 74% while investing in an existing company needs government approval. तो ये सारी चीजें आपको फैक्ट याद होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। बट इन 2024-5 द सर्विसेज सेक्टर इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज वो एक लार्जेस्ट रिसिपेंट बना है FDI का। एंड द पॉइंट दैट इंडियाज पर कैपिटा GDP स्टिल लोअर, वेरी ट्रू, लेकिन हम उसको आगे लेके जाएंगे। अभी मैंने जो ऊपर चर्चा की उससे हमें देखना है कि हमें एक बॉटलनेक में नहीं फंसना है। इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर बिकॉज व्हाट काउंट्स इज द पर कैपिटा GDP। इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा GDP इंडिया इज फार बिलो जापान, वेरी ट्रू, लेकिन फिर हर कंट्री का एक अलग वजूद है, हर कंट्री का एक अलग सोचने का तरीका है। वी आर नॉट बिकमिंग कंप्लेसेंट बाय थिंकिंग दैट वी हैव ओवरटेकन जापान इन टर्म्स ऑफ टोटल इकोनॉमिक साइज। कॉपर वायर, ट्यूब इंपोर्ट्स, जैसा मैंने आपसे पहले अभी बात की, कॉपर ट्यूब पाइप्स, ये सारी चीज़ों की वैल्यू बढ़ रही हैं, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं। और हमने अभी चर्चा भी की ऊपर कि कैसे इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट है। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजन इंक्लूडिंग जियो स्ट्रेटेजिक चेंजेस एंड ऑल्सो बिकॉज व्हाट यूएस इज डूइंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेन सप्लायर्स को जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बॉटलनेक्स नहीं होने चाहिए। Why startups prefer to take the confidential pre-filing route? एक ये बात है, startups they look for this route because the ability to gauge qualified investors
इंटरेस्ट विदाउट डिस्क्लोजिंग सेंसिटिव बिजनेस इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, उनको फायदा होता है। तो जैसे ग्रो हो गया, शिप रॉकेट है, फिजिक्स वाला है, बोट है, स्विगी है, उन्होंने कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग रूट लिया, और कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग रूट से उनको लगता है कि भाई हम ना सिर्फ पब्लिक हो पाएंगे बल्कि हमें फायदा भी होगा। क्योंकि जो जो ड्राफ्ट हेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, DRHP, वो कंपनीज को अलाउ करता है कि आप अगर पब्लिक जाने वाले हैं तो आप DRHP सबमिट कीजिए टू द सेबी और रिलेवेंट स्टॉक एक्सचेंजेस में इन नॉन पब्लिक और इन कॉन्फिडेंशियल मैनर। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियल मैनर में वो लोग करते हैं ताकि उन्हें जो फायदा मिलना है वो भी मिले और पब्लिक का प्रेशर भी ना झेलना पड़े। ये स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। मोर टाइम मिलता है, मोर प्रिपरेशन होती है, मोर इनेबलिंग होती है, और आप कॉन्फिडेंशियल भी मेंटेन रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आपको बेनिफिट होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डिले हो जाता है प्रोग्रेशन में, पेशेंस चाहिए, एडेप्टेबिलिटी चाहिए, लिमिटेड अर्ली पब्लिक सेंटिमेंट इज अनदर चैलेंज, वो आएगा ही नहीं, देर से आएगा, एंड देन विजिबिलिटी भी अपने आप में बहुत मैटर करती है। इफ आई स्पीक अबाउट AI कैन एनहेंस एक्सेस फॉर बैंकिंग नीड्स एट द ग्रास रूट लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर आप देखते हो तो जनधन योजना, आधार, यूपीआई, साथ साथ में आप जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं वो आप बात करते हैं, एंड देन यूपीआई लाइट इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटलनेक्स अगर मैं बात करूं तो डाइवर्स पॉपुलेशन नीड्स हैं। ओनली 10% ऑफ द कंटेंट इज अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस। लैंग्वेज प्लेटफॉर्म्स लाइक शेयर चैट वो ग्रोथ रीजनल लैंग्वेजेस में पा रहे हैं, तो रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। सर्वम AI का हेल्प हो रहा है, वो बढ़ रहा है। AI systems are using alternate data like utility and rent payments. सोशल मीडिया एक्टिविटीज और मोबाइल यूसेज भी डिटरमाइन करता है क्रेडिट वर्दीनेस को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो we have to understand that what we see in sitting in Delhi or in any metro city is not real India. We have to go 3 times more beyond. How the three middle class engineers proved that sometimes the big advantage comes from having nothing to lose. तो ये रैपिडो को फाउंडर SR ऋषिकेश, अरविंद सांका एंड पवन गुंटुपल्ली, ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट ईयर रैपिडो ने $1 बिलियन वैल्यूएशन आई है, फ्रेश फंडिंग में मिली है उसको। रैपिडो अभी फूड डिलीवरी के अंदर भी आ रहे हैं। तो वही वाली बात है, ये एक दिन का काम नहीं है। उन्होंने जिंदगी लगाई और अपनी जॉब्स को छोड़ा, और उसके बाद जो है उस समय अटरली रिस्पॉन्सिबल लग सकता है, लेकिन दे हैव पुट इन देयर लाइव्स इनटू इट, दे आर ट्राइंग टू सर्व द सोसाइटी। और साथ साथ में काम करने का तरीका, ये सारी चीजें आपको मदद करती हैं। जैसे उनका कहना है, उन्होंने 2014 में करियर फाउंड किया, लॉजिस्टिक कंपनी, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, मिनी ट्रक्स, टेम्पू, जैसे पोर्टर ने किया। बाय 2015 देवर ब्रिंगिंग इन डिसेंट रेवेन्यू, इन्वेस्टेड इंटरेस्ट, ग्रोइंग टीम, फिर भी उन्होंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू ARR जिसकी हम बात करते हैं $1 मिलियन से ज्यादा आया। इम्पैक्ट लेकिन क्या कर पाएंगे, दे वर मूविंग 250 to 300 हाई वैल्यू ऑर्डर्स बट टचिंग रिलेटिवली फ्यू लाइव्स। फिर बाइक टैक्सी की बात आई, उन्होंने देखा द कैरियर वर्कर्स वुड असिस्ट इन अनलोडिंग एंड लोडिंग पैकेजेस, नेविगेट बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट में, दे नीडेड टू ट्रेवल बिटवीन जॉब साइट्स। तो उससे उन्हें आइडिया आया कि भाई कंपनी व्हीकल्स के लिए तो बहुत छोटा है, एक्सपेंसिव है ऑटोज के लिए, क्योंकि रिफ्यूज कर देंगे, और बसेस भी पैसे ज्यादा लेंगे। तो इसीलिए उनको बाइक के ऊपर डालना शुरू कर दिया, वही रैपिडो, जल्दी 5 मिनट में ऐसा करके ऐड भी बनाया जो अभी। सो द शेयरिंग द राइट शेयर चेंज एवरीथिंग। एवरेज मैन इज स्टिल हैंगिंग ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस, दैट इज वेरी ट्रू। 200 मिलियन टू व्हीलर्स है हमारे पास, 1.4 बिलियन पीपल, हर फैमिली के पास बाइक है। व्हाई नॉट लीवरेज दिस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसीलिए उन्होंने उनको मौका दिया। 331 इन्वेस्टर ने कहा हम पैसे नहीं लगाएंगे, एवरीवन काउंटेड देम आउट। एवरी टाइम मेजर इन्वेस्टर हैड ऑलरेडी बेट ऑन ईदर उबर और ओला। उबर के पास 5 बिलियन फंडिंग है, ओला के पास सॉफ्ट बैंक के लोन है। विद द कॉन्फिडेंस ऑफ नथिंग टू लूज, 50 लाख रुपए और 19 एम्प्लॉय के साथ उन्होंने स्टार्ट किया रैपिडो। बाइक टैक्सीज इंस्टेंट हिट होगी बेंगलुरु में। ब्रेक थ्रू मूवमेंट केम व्हेन एंजल इन्वेस्टर्स लाइक मोटो कॉप्स, पवन मुंजाल एंड कुणाल खट्टर, उन्होंने उनको बैक करने की बात की। और 10 साल में रैपिडो 4 मिलियन डेली राइड्स कर रहा है। कोई राइड हेलिंग कंपनी ऐसा नहीं कर पाई। सो इट वाज द सेम टीम एंड इट इज स्टिल द सेम टीम वर्किंग विद अस। देख लीजिए, अब आप रुके नहीं, उन्होंने उसमें ऑटो और कैब भी जोड़ दिए। फिर उसके बाद स्विगी और इवेंचुअली अब जो है जेप्टो, रैपिडो फास्ट टू अडॉप्ट टू द यम्मा यात्री पायनियरिंग जीरो कमीशन मॉडल फॉर ऑटोज एंड कैब्स एट ए स्केल। ओला और उबर को भी ऐसा करना पड़ा। रैपिडो, जैसा मैंने कहा, $1 बिलियन वैल्यूएशन उसका आया, फ्रेश फंडिंग भी आई, एंड दे आर डूइंग ए पार्टनरशिप विद द नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। लेकिन फिर वही बात है, अगर आपका इंसेंटिव
वेस्टर्न कैपिटलिस्ट मॉडल ही है, तो फिर आपको भी यहाँ पर थोड़े दिनों में बर्नआउट होना पड़ेगा। आप चेंज की बात करेंगे तो शायद ऐसा नहीं होगा। और लास्ट मंथ कर्नाटक हाई कोर्ट ने जब बैन किया बाइक टैक्सी ऑपरेशन, या रैपिडो ने फर्स्ट स्टार्ट की थी, तो इंडिया लार्जेस्ट राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म बाय डेली वॉल्यूम, operating 250 plus cities, creating over 9 million livelihood, is celebrating record growth while fighting for the right for its core offering to exist in its birthplace। तो वहां पर ऐसा हुआ। सो इसीलिए वही है, अंडरडॉग स्टोरी है, हमारी स्टोरी की तरह है, लेकिन आगे बढ़कर आप सक्सेस पाएंगे जब आप देश में कुछ परिवर्तन लाना पाएंगे। आप कितनी देर एसी में बैठेंगे और आप कितने जहाज उड़ा लेंगे। द रिजर्व बैंक स्लीप ऑफ फेथ, अ जंबो रेट कट इज हार्ड टू जस्टिफाई, ऐसा मैथिली भूषणूर मत, एक सीनियर जर्नलिस्ट और फॉर्मर सेंट्रल बैंक बैंकर मैडम, उनका कहना है। It has gone all out to spur growth, but only posterity will tell if a loose monetary policy will work without triggering inflation। तो वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग। वो कहना ये चाहती हैं कि आपने जब ऐसा किया है तो आप इन्फ्लेशन के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि शी इज सेइंग व्हाट इज द मेरिट in doing this? It is cutting rate for the third time in a row by larger than expected 50 basis point to 5.5. It went on to what many might term as an overkill. It is lowering the CRR also. That is the amount of bank deposit it is with the RBI by 100 basis points, which will over the course of this year will release an additional 2.5 trillion liquidity into the system. So the question is, what made the RBI to do so? क्या प्राइस और ग्रोथ इफेक्ट्स यूएस टैरिफ वाली बात है, क्या फिर जो है जियो स्ट्रेटेजिक जो टेंशन है उसकी बात है? सो दैट इज वाई शी इज आर्ग्यूइंग दैट द फैक्ट ग्रोथ को सपोर्ट चाहिए, फ्रंट लोड एक्शन चाहिए, लेकिन इज डेटा सपोर्टिंग दैट सपोर्ट? सो शी इज सेइंग दैट आरबीआई हैड डन मच मोर देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड। सो द डिलेमा विद Monetary Policy Committee was that how it should frame policy when the growth is faring better than expected and also inflation is going down। बट लेकिन दोनों के ऊपर क्लाउड है, ऐसा मैडम का कहना है। आईएमडी ने बोला गुड मॉनसून, लेकिन समर मंथ से पता लगता है कि भाई फूड इन्फ्लेशन फिर से चढ़ जाता है, टेम्पोरल एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आती है, एंड आपका जो टॉप है टोमेटो ओनियन पोटैटो वो आपको डुबा देता है। एज कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फ्यूल एंड फूड, ये भी आपका बढ़ जाता है। So she is now doing a critical input. I am not sure whether when she was into, when she was with the Reserve Bank of India, whether such approach was there or not. So in such a scenario, उनका कहना है कि RBI would have been better to borrow one of the principal precepts of bioethics, a Latin phrase that means first do no harm. The fundamental principle in healthcare, not out of place when COVID is again among us. She says, giving an existing problem, it may be better not to do something or even do nothing than risk causing more harm than good। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा होगा ही? ये तो अप्रोच बहुत ही पेसिमिस्टिक है, अप्रोच बहुत ही कॉशियस है। सो यूएस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग बाय 0.2% ड्यूरिंग जनवरी मार्च क्वार्टर, लेकिन वो तो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब की वजह से हो रहा है। सो द क्वेश्चन अराइजेस दैट एमपीसी रेजोल्यूशन is not giving any reasoning, as she is saying it is not convincing, but the point is that कि ग्रोथ होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हाउस होल्ड के हाथ में पैसा आना चाहिए, और जॉब तो क्रिएट होना अलग बात है, लेकिन आपके जो लोन्स हैं वो सस्ते होने चाहिए, आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। आरबीआई इज ऑल्सो स्ट्रीमलाइनिंग जो एनबीएफसीज के जो लोन्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, एंड वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज हैं। So I think this is done with the right intention, right direction, and rest we will see. But this is a good critical, article। अगर आप यूपीएससी बोर्ड मेंबर सोचते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएं, तो वो ऐसे ही आपसे बात करेंगे, ये गलत किया, ये गलत किया, आरबीआई ने गलत किया, तो आप कैसे उसको सही करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस in terms of both GS and also in economics। NMM इस साल जो अनाउंस किया गया, द नीड टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, एंड एम्बिशियस है, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है, 12% इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट फॉर इंडिया। करंट तो हमारा 3% है, तो बहुत उसके लिए हमें स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए। सो NMM कैन कंसिडर 3 tier स्ट्रक्चर, आप अपने दिमाग में भी सोच सकते हैं। इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनाई जा सकती है, 5 की एरिया स्पेल आउट हो सकते हैं, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स को आप ट्रेन कर सकते हैं, एमएसएमई को ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं, एंड क्वालिटी को ले सकते हैं। सो द 5 टास्क फोर्सेस with concerned ministries having various stakeholders, they must work in tandem with support of each other।
It can be headed by a senior leader. There can be number of tiers. Secretaries of key government ministries must come together and then they do it. CEO from industry associations could be members. और कुड भी क्या होगा ही ऐसा, तो जब सोचा गया है तो ये बात भी होगी, चाहे वो थोड़ी धीरे हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, कमेटी बन सकती है, नीति आयोग का रोल हो सकता है। सेक्टोरल फोकस होना चाहिए, फिकी का रोल होना चाहिए, एसोकैम का रोल होना चाहिए, और साथ में जो नए इंटरवेंशन यानी फ्रंटेड टेक्नोलॉजी एरियाज है, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब हमें लेने पड़ेंगे। R&D की बात कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी थियोरेटिकल जेस्चर, लेकिन मेंस के आंसर में भी कुछ बातें आप थियोरेटिकली लिखोगे, लेकिन आप कंप्लीटली ऐसा लिख दोगे तो स्कोर नहीं आने वाला, क्योंकि ये बहुत ही थियोरेटिकल, बहुत ही मैकेनिकल है। आपको उसमें अपना बुद्धि लगाना होगा, आपको अपने एरिया को डालना होगा। ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो नया हमने कभी डिस्कस नहीं किया। MSME की ट्रेनिंग की बात हो रही है, क्रेडिट की बात हो रही है, एफिशिएंसी की बात हो रही है, डिजिटल एडॉप्शन की बात हो रही है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। बट आयरनिकली यहाँ पर ना सेमीकंडक्टर को लेके आए, ना यहाँ पर ईवी को लेकर आए, ना यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आए, ना यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग को लेके आए उस तरीके से, ना यहाँ पर आप टेक्सटाइल को लेके आए, ना यहाँ पर आप लेदर को लेके आए, ना यहाँ पर आप सिंथेटिक फाइबर्स को लेके आए। तो इसीलिए ये अपने आप में एक हर्षवर्धन अग्रवाल जी का जो सोचना है वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आधा अधूरा ज्ञान देता है। हमें अपने आइडियाज को चर्न आउट करके हाथ से लिखकर करना होगा, नहीं तो पेपर हर साल आता है, जीवन चलता रहेगा, और जीवन पेपर से बहुत महत्वपूर्ण है। Thank you very much for being with Ansarkari. Join our courses, join our programs, and get success if you are honest and truthful enough.